एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि कहरा के सराय में ताजर अलीसा एबलन के भाग जाने पर बहुत परेशान होता है। इसी दौरान उसका सिपाही सराय में उसके पास आकर उसे बताता है, जनाब बदकिस्मती से हम उसे नहीं ढूंढ सके। ये सुनकर ताजर गुस्से से कहता, बेवकूफ बेवकूफ, तुम उसे ढूंढ भी ना सके, दफा हो जाओ यहाँ से। तो उसका सिपाही अपने आदमियों को लेकर सराय से रवाना हो जाता है और ताजर गुस्से से पागल हो रहा होता है। जबकि दूसरी जानब एबलन किले में हम देखते हैं कि कौंतक अपने बिस्तरे मर्ग पर मौजूद होता है और विलियम उससे मिलने के लिए उसके पास आ चुका होता है। विलियम को देखकर कौंतक कहता, अगर मैं पादरी चाहता तो मैं खुद बुलाता। तो विलियम कहता, पादरी नहीं इज्तिमाब, बल्कि पादरियों का सरबरा। मैं यहाँ तबलीग करने के लिए नहीं बल्कि अपने मसाइल बताने आया हूँ। और फिर विलियम कौंतक के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम मौत से डरते हो? तो कौंतक कहता, मैं इन लोगों से डरता हूँ जिन्हें मैंने पीछे छोड़ दिया है। तो विलियम कहता, यानी इसका मतलब है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो? तो कौंतक कहता, इमारलेक, क्या इसने तुम्हें मुझे मौत के लिए तैयार करने के लिए भेजा है? तो विलियम कहता, नहीं, इसके बरक्स, इसने तुम्हारे लिए बेहतरीन तबीब भेजा है जो बाहर इंतजार कर रहा है। तो कौंतक कहता, मैं नहीं चाहता। तो विलियम कहता, ये अमल बादशाह को नाराज कर देगा, थोड़ा सा सुकून महसूस करें, हथियार डालने की कोशिश करें। ये मौत के खिलाफ मजबूत खड़े होने का सबसे बड़ा राज है। कुछ मर्द अपनी आखिरी सांस पर भी मुजाहमत करते हैं। तो विलियम कहता, काश ये नतीजा बदल सकता। तुम्हारा दुनियावी सामान दुनिया में ही रह जाएगा, तुम्हारा ताज, तुम्हारा तख्त, तुम्हारी जमीनें, तुम्हारी हर चीज तुम्हारे वारसों में बांट दी जाएगी। जब तुम इस तलख हकीकत को कबूल कर लोगे तो तुम मौत से सुलह कर सकते हो। और फिर कहता, वारसों की बात करते हुए क्या तुमने बालन को इतला दी? तो कौंतक कहता, जी हाँ, मैंने उससे कहा था, मैंने इसे एबलन में मदऊ भी किया था, लेकिन वो नहीं आया। ये सुनकर विलियम खुश होते हुए कहता, अच्छा फैसला है, तुम इस गद्दार भाई को अभी तक नहीं छोड़ सके जो 15 साल पहले एबलन की बादशाही पर कब्जा करने के लिए तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गया। तो कौंतक कहता, बालन गद्दार नहीं है। विलियम कहता, शायद ना हो, लेकिन वो दोस्त भी नहीं है। कौंतक कहता, अब मैं साफ देख सकता हूँ कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। तो जवाबन विलियम खड़े होते हुए कहता, तुम्हारे दोस्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, परेशान ना हो, वो तुम्हारी जमीनों की देखभाल करेंगे जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो। और ये कहकर विलियम वहां से रवाना हो जाता है, जबकि पीछे से कौंतक बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। जबकि इधर कहरा में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास खलील, कारातेगन और यारोकी मौजूद होते हैं और सलाहुद्दीन उन सब को सारा वाक्य बता चुका होता है और कहता है, यह वो मुकद्दर है जिसके लिखने वाले की कदर करता हूँ। कुदस में दाखिल होने की कोशिश करते हुए मेरी फौज और मैं मिस्र में खत्म हो गए। यह सुनकर यारोकी कहता, जब चीजें पुरसुकून हो जाती हैं तो हमें यह जगह छोड़नी होगी। आपके चचा शेरकू इस वक्त तक मिस्र में दाखिल नहीं होंगे जब तक आप सही सलामत ना निकल जाएं। यह सुनकर सलाहुद्दीन कहता, अगर हम मिस्र में दाखिल होने का इरादा रखते हैं, हम अंदर रहते हुए भी बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यारोकी, मुझे सारी तफसीलात बताएं, मंसूबा क्या है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, फिर ही मैं फैसला कर सकता हूँ कि क्या करना है। ये सब सुनकर खलील कहता, अच्छा मैं समझ नहीं पाया, मैंने शब कदर खोलो और मेरी बात अच्छी तरह सुनो। शामिल? तो खलील कहता, मैं शामिल नहीं खलील हूँ। तो कारातेगन कहता, जो भी हो, अगर यहाँ बोले गए अल्फाज चारों तरफ फैल गए मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। शामिल? तो खलील कहता, अपने अल्फाज पर नजरसानी करो कारातेगन। और फिर कहता है, कफकाज की गोना खातून ने मेरी परवरिश की है, मैं कभी किसी को राज नहीं बताऊंगा। मैंने यूसुफ को भी बताया था, मेरा मतलब है अमीर सलाहुद्दीन को, अपनी कहानी के बारे में। मैंने यह सफर जहाद के लिए शुरू किया था, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और फिर सलाहुद्दीन कारातेगन से कहता है, खलील मेरा साथी है, यह तुम्हारा भी होना चाहिए। और फिर यारोकी पूछता है, आज मैदान में किससे मुकाबला किया था? क्या वह तुम्हारा कोई और साथी था? तुम दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो वही था जिसने मुझे कुएं से निकाला था, हम एक साथ मिस्र आए थे, मुझे उम्मीद है कि वो महफूज होगा। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि दरिया के किनारे एक आदमी अपनी कश्ती की मरम्मत कर रहा होता है और बालन उसके पास आकर कहता, काम में आसानी हो। तो आदमी कहता, अगर तुम इस वक्त यहाँ हो तो ये तुम हो जिसे आसानी की जरूरत है। तो बालन कहता है, मैं दमियत जाना चाहता हूँ। लेकिन वो आदमी बालन की बात का जवाब नहीं देता और काम करता रहता है। ये देखकर बालन कहता, मैं असल कीमत से ज्यादा अदा कर सकता हूँ। तो वो आदमी कहता, ये काम नहीं करेगा, तुम्हें नजर आने वाली तमाम कश्तियां त्यौहार के दौरान खलीफा हजरत और इनके खानदान को ले जाने के लिए तफसीस कर दी गई हैं। तुम अच्छी किस्मत वाले हो, अगरचा वो बाप बेटा जो पहली कश्ती में रहते हैं, सिर्फ वो तुम जैसे लंबे रास्ते के मुसाफिरों को ले जा सकते हैं। जाओ और इनसे पूछो। ये देखकर बालन उनकी जानब देखता है और फिर उसकी जानब रवाना हो जाता है। जबकि इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी, कारातेगन और यारोकी एक नक्शे को देखकर सारी मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। यारोकी बताता है, वो शहर की कमजोर तरीन जगह को भी जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत से फौजी वहाँ रखे हुए हैं। लेकिन वजीर दरगाम नहीं जानता कि शहवार ने इन फौजियों को खरीद लिया है। जैसा कि इनकी तवक्को थी, शहवार अपने बेटे शामिल और चंद सिपाहियों के साथ वहाँ हमला करेगा और दरगाम इस जगह
जगह सलीबियों को भेजेगा, लेकिन जब बिगड़े हुए सिपाही अपना रुख बदलेंगे पीछे से आने वालों को दोबारा अंदर भागना पड़ेगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हमारे सिपाहियों का क्या होगा? तो यारोकी कहता इस वक्त मैं और तुम्हारे चचा शेरकू बाहर निकलेंगे और कोहे मकदाम के दामन से हम दूसरे दरवाजे से शहर में दाखिल होंगे जिसे सलीबियों ने छोड़ दिया था। इस तरह ये हम नहीं बल्कि वो होंगे जो दो तरफा आग में रहेंगे। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं इस मंसूबे पर काम करने के लिए हमें सिर्फ मालूम करना है कि सलीबी कहाँ होंगे, फिर इन्हें खत्म कर देंगे। और फिर यारोकी कहता है एक बात और, काजी फाजल ने कहा था कि ये सब इस वक्त तक किया जाना चाहिए जब दरगाम महल से बाहर हो। वो कहता था कि हम इसे हरा नहीं सकते, अगर वो महल में हुआ तो वहाँ दफाई हिसार बना लेगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं काजी फाजल ने कहा था कि वो खास सलीबी या मिस्री सिपाहियों का लिबास पहनकर शहर में आएगा, है ना? तो यारोकी हाँ में इशारा करता है और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उस लम्हे को याद कहीं ले जा रहे थे और फिर जल्दी से उसे उठाकर कश्ती में रख देते हैं। उस मंजर को सोचने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो फौजी कहाँ हैं। अगर मैं सही हूँ तो मैं ये भी जानता हूँ कि इन्हें कैसे खत्म करना है, लेकिन हम काजी फाजल को ये कैसे बता सकते हैं? तो करातेगन कहता इसकी फिक्र मत करें, इसे काजी फाजल पर छोड़ दें, वो लोमड़ी की तरह होशियार है। इसने हमसे कहा कि सराय के रखवाले को मतला कर दें, अगर हमें इसे कुछ बताना हो तो वो कहता है कि वो इसके लिए काम करता है। और फिर यारोकी कहता सिर्फ वही है जो जानता है कि हम कौन हैं। और फिर इसी दौरान वो लम्हा दिखाया जाता है जब सराय वाला सराय में दाखिल हुआ था और काजी फाजल ने उसे पूछा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने कहा था कि मैं इन्हें जलाने के लिए लाया हूँ। और काजी फाजल ने उससे वो किताबें ले ली थी और अपने हाथ के जरिए एक पैगाम खुफिया तौर पर उसके हाथ में थमा दिया था, किसी को शक न हो। इसी वजह से यारोकी चीखने लग गया था। और फिर इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं चलो फिर तैयार हो जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे, कल हम लड़ाई के मैदान में आग लगाएंगे। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बालन उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जो कि पहला कश्ती वाला होता है और पीछे से आकर उससे कहता काम में आसानी हो, मैं दमियत जाना चाहता हूं। वहां मौजूद शख्स ने मुझे कहा कि वो आप ले जा सकते हैं। ये सुनकर वो कश्ती वाला जैसे ही वापस मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसके हाथ से हथौड़ी जमीन पर गिर जाती है और कहता है तुम। और फिर बालन के गले में वही हार देखता है जिसे देखते हुए कहता मैं कभी ये चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। तो बालन कहता मैं नहीं जानता था, मैं ये कभी नहीं करना चाहता था। तो वो आदमी कहता तुमने मारा, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तो बालन भी शर्मिंदा होते हुए कहता मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं मालूम था, मैंने सोचा कि वो वही है जिसने मेरे बाबा को मारा था, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे नहीं मालूम था। और फिर इस दौरान वो लम्हा दिखाया जाता है जब बचपन में बालन के बाबा को किसी ने मार दिया था और उसकी लाश किसी गली में पड़ी हुई थी और बालन रोते हुए खड़ा होता है और कहता है ये किसने किया है, मेरे बाबा का खून किसने बहाया है। जबकि इसी दौरान सलीबी सिपाही एक बच्चे को लेकर वहां पर आते हैं जो कि बालन का ही दोस्त होता है और बताते हैं कि हमने इस लड़के को भागते हुए पकड़ा है जनाब। और फिर इसी दौरान वहां मौजूद एक और शख्स कहता है मैंने देखा यही था, ये वो गद्दार है जिसने हमारे शहनशाह पर हमला किया, गद्दार मुसलमान। यह सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोग कहने लग जाते हैं गद्दार मुसलमानों मार डालें इसे, मार डालें, रहम मत करें। तो वो बच्चा कहता नहीं मैं नहीं था। और फिर बालन अपने ही दोस्त से कहता तुम ये कैसे कर सकते हो, कैसे मेरे बाबा को तुम कैसे मार सकते हो? मेरे बाबा कुदस के बादशाह के खिलाफ खड़े रहे ताकि तुम्हें अपना मजहब तब्दील न करना पड़े, तुम्हें जलावतन न किया जाए। तो वो लड़का रोते हुए कहता मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं बेकसूर हूँ बालन। तो बालन गुस्से से कहता क्या वो अपनी नेक नियति के लिए इसका मुस्तहिक था? वो लड़का चीखते हुए कहता मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये नहीं था। जबकि वहां मौजूद एक शख्स कहता है मैंने इसे देखा है, ये झूठ बोल रहा है, इसने आपके बाबा को मारा था। जबकि वो लड़का मुसलसल पीछे से वार खाकर मरने का हकदार है जैसा तुमने मेरे बाबा के साथ किया था। तो वो लड़का कहता नहीं मैं नहीं भागूंगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। तो बालन गुस्से से कहता मैंने कहा भागो भागो तेज भागो चलो। और फिर वो लड़का जैसे ही भागने लगता है तो बालन पीछे से अपना खंजर उसके कमर में दे मारता है जो कि सीधा पीछे से उसके दिल में जा लगता है और वो लड़का मौका पर ही मर जाता है। यह देखकर वो झूठी गवाही देने वाला शख्स खुश होता है। और फिर इस लम्हे के बाद उस लड़के का बाबा बालन से कहता है वो बेकसूर था, उसने कुछ नहीं किया था। तो बालन कहता मैं नहीं जानता था, जब मुझे मालूम हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। तो वो आदमी कहता क्योंकि तुम्हारे बाबा ने हम पर कोई एतराज नहीं किया और हमारे हकूक की हिफाजत की, सूरमाओं ने इसे मार डाला, हमने कभी भी तुम्हारे बाबा को धोखा नहीं दिया। तो बालन कहता जब मुझे इनके बारे में मालूम हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। हर रात मैं सालेह का चेहरा देखता हूँ, हर रात दुआ मांगता हूँ कि वो खंजर मुझ पर गिर जाता, लेकिन नहीं गिरा। मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, मैं जानता हूँ कि यह सालेह को वापस नहीं लाएगा। और फिर बालन सालेह के बाबा के कदमों में पड़कर उनके पांव छूते हुए कहता है अगर आप मुझे माफ कर दें, सालेह का चेहरा मेरी नजरों के सामने से हट सकता है और इस गुनाह का बोझ मेरे कंधों से उतर सकता है। और इस दौरान बालन की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं और सालेह के वालिद भी रोना शुरू कर देता है और बालन को माफ करने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके सर पर रखने लगता है इस दौरान पीछे से एक खंजर उसकी पीठ में आकर लगता है जो कि सालेह के भाई ने चलाया होता है। और वो
कहता, क्या आपने मेरे भाई के कातिल को ज्यादा बोलने नहीं दिया बाबा? और फिर साले का भाई बालन के पास आता है। साले का बाबा कहता, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? तो साले का भाई बालन के पास आकर उसके गिरबान से पकड़कर कहता, जो इसने मेरे भाई के साथ किया था, और अपनी टांग के जरिए उसे दरिया में फेंक डालता है। ये सब देखकर सालेह का बाबा भी परेशान हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता।